अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। आज पूरे दिन बीजेपी कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। आज कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मतदान के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से दूरस्थ क्षेत्रों वाले 7 पोलिंग स्टेशन के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई। बाकी 166 पोलिंग पार्टियों को मंगलवार को रवाना किया जाएगा। वहीं केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसबी को तैनात किया गया है और 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आएगा। केदारनाथ की दूरस्थ पार्टियां थी, 7 पार्टियां, वो रवाना हो चुकी है। आज शाम तक अपने अपने बूथों पे पहुंच जाएगी। बाकी जो शेष 166 पोलिंग पार्टी है वो कल सुबह रवाना होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे केदारनाथ विधानसभा को 27 सेक्टर में बांटा गया है और भारत निर्वाचन आयोग से और आपका केंद्र सरकार से 3 कंपनी सीएपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी प्राप्त हुई, जो वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। केदारनाथ उपचुनाव के आखिरी दिन सीएम धामी ने गुप्तकाशी में धुआंधार प्रचार किया। मुख्यमंत्री धामी यहां पर बाइक रैली में शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। सीएम धामी ने कहा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन आज केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस वाले बद्री केदार की बात कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत को भी निशाने पर लिया। सीएम धामी ने कहा कि मनोज रावत ने शिवलिंग को पत्थर बोलकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई। सीएम ने कहा कि जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं उन्हें शिवलिंग भी पत्थर दिखाई देता है और जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उन्हें कंकड़ में भी शंकर नजर आते हैं। वही भाई मनोज रावत हैं जिन्होंने शिवलिंग को पत्थर कहकर सनातन को ठेस पहुंचाने का काम किया था। भगवान शंकर की जो हम आस्था, अगाध आस्था और श्रद्धा के हमारे केंद्र हैं, भोलेनाथ बाबा टन से कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखें पत्थर होती है, जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं, उन्हें शिवलिंग भी पत्थर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, इनके किसी बहकावे में आप सबको नहीं आना है। केदारनाथ चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में हरीश रावत ने कहा, बाहरी इलाकों से बीजेपी यहां लोगों को ला रही है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यहां पैसा और शराब बांटने का काम हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। में जानकारी मिली है, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, मठों में, उनमें भी अपने को कोई ट्रस्टी बता करके, कोई ट्रस्टी का रिश्तेदार बता करके, कोई किसी बहाने जो है यहाँ आए हैं और वो धन लेकर के आए हैं और धन बांटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम को अचानक गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंच गए, जिसमें खासी हलचल बढ़ गई। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दिन भर प्रचार करने के बाद में रात्रि विश्राम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक गैरसैंण पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित आगमन की खबर जैसे ही गैरसैंण के अधिकारियों को मिली, वो भी हैरान हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। पिछले एक हफ्ते में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरा गैरसैंण दौरा है। इससे पहले भू कानून की मीटिंग भी खास तौर पर पहाड़ी इलाकों और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में की गई थी और अब दोबारा सीएम के पहुंचने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं।
सीएम धामी के आदेश पर हर जिलों में जमीनों की जांच हो रही है। नैनीताल में सबसे ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि यहां पर दिल्ली से लेकर बिहार, गुजरात और मुंबई तक के लोगों ने खेती और वेलनेस इंडस्ट्री लगाने के नाम पर जमीन तो खरीद डाली, लेकिन क्या कुछ नहीं। अब ऐसे में 74 लोगों को डीएम की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खूबसूरत झीलों और पहाड़ों के हरे भरे नजारों से घिरे इस नैनीताल जिले पर भूमाफियाओं की हमेशा से ही काली नजर रही है। यहाँ जमीन खरीदने के लिए भूमाफियाओं ने न सिर्फ अपना रिकॉर्ड छुपाया बल्कि सरकार से झूठ भी बोला। कुछ ने खेती के नाम पर जमीन खरीदी और उस पर होटल बना डाला, कुछ ने होटल के नाम पर जमीन ली और उस पे प्लॉटिंग कर डाली, और कुछ लोगों ने तो तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए अपनी पारिवारिक जानकारी ही छिपा डाली। जमीन खरीद के ऐसे 250 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 250 से ज़्यादा केसेस की अभी तक नैनीताल में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, जिसमें से 64 वायलेशंस रीसेंट जांच में पाए गए और 10 पुराने केसेस हमारे यहाँ विभिन्न न्यायालयों में वायलेशन से संबंधित चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 74 वायलेशंस अभी तक जो है वो पाए गए हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें डिफरेंट कोर्ट्स के माध्यम से नोटिस भी संबंधितों को सर्व कर दिए गए हैं। जाहिर है हरियाली से लेकर हिमालयन व्यू तक सब कुछ नैनीताल जिले में है। दिल्ली एनसीआर के भूमाफियाओं से बेहद नजदीकी भी नैनीताल पर भारी पड़ रही है। विशेषकर मुक्तेश्वर, नथुआ खान, रामगढ़, रामनगर, भीमताल, ज्योलीकोट पर भूमाफियाओं का काला साया पड़ चुका है। खास बात यह है कि सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए जमीन माफिया बड़ी चालाकी से अपनी चालें चल रहा है, लेकिन सरकार एक एक जमीन की लाइव फोटोग्राफी और जियो टैगिंग से इन मंसूबों पर पानी फेर रही है ताकि जमीन का एक्चुअल स्टेटस पता लग सके और कानूनी दाव पेचों का फायदा किसी भी अदालत से भूमाफिया को न मिल सके। फैमिली में अलग अलग नामों से 250 वर्ग मीटर करके बहुत बड़े पैचेस खरीदे गए हैं जो निर्धारित सीमा से ज़्यादा है। इसके साथ आवासीय प्रयोजन के लिए लैंड खरीदकर उनका कमर्शियल उपयोग किया गया है। इस तरह के मामले भी हैं, या धार्मिक प्रयोजन के लिए लैंड खरीदकर उसका कमर्शियल उपयोग किया गया। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है उसमें, क्योंकि ह्यूज डेटा है हमारे जनपद में, इसलिए समय भी ज़्यादा लगा। दरअसल शुरुआती फेज में सरकारी टीमें उन जमीनों की जांच कर रही है जिन्हें सरकार की अनुमति से खरीदा और बेचा गया। उसके बाद बारी निजी जमीनों की है, जिससे जिले में जमीन खरीदने वालों से लेकर बेचने वालों और बीच में प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर दलाली करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आंकड़ा 250 के करीब है, लेकिन जैसे जैसे रजिस्ट्री की कागजात खुल रहे हैं, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में कूड़ा या झाड़ियों के साथ में खरपतवार जलाने पर अब जुर्माना लगाने की तैयारी है और जुर्माने की रकम 5000 तक की गई है। और देहरादून में दीपावली के दौरान आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का स्तर बेहद ऊपर वाली श्रेणी में था, जिसके बाद से राजधानी की आबो हवा में बदलाव आ गया है। आबो हवा और खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही है। हम पब्लिक प्लेसेस पे इंसिनरेट नहीं कर सकते ओपनली। सो उसमें हमारे कई माननीय कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं और गाइडलाइंस हैं शासन की। सो इसमें कहीं पर भी ऐसा कंप्लेंट प्राप्त होती है तो नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उसमें एज पर ड्यू एक्ट्स एंड पॉलिसीज पेनलाइज करें। नैनीताल को बसे आज 183 साल हो गए हैं। नैनीताल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने नैनीताल के जन्मदिन के तौर पर इस दिन को मनाया। इस दौरान तल्लीताल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटकों ने स्थानीय लोगों के साथ में केक काटकर हैप्पी बर्थडे नैनीताल कहा। कार्यक्रम में समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और इस दिन को खास बनाया। आपको बता दें कि नैनीताल में आज ही के दिन 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन पहुंचा और दुनिया के आगे इस खूबसूरत शहर को रखा, जिसके बाद वहां बसावट शुरू हुई। हालांकि इतने सालों में नैनीताल ने कई उतार चढ़ाव भी देखे और आज भी नैनीताल के कई इलाके खतरे में भूस्खलन है और जिससे नैनीताल के भविष्य की चिंताएं और भी गंभीर हो रही हैं। अच्छा लगा नैनीताल में आके, हमने केक भी खाया नैनीताल में उनका बर्थडे का।
और बहुत सुंदर अच्छा था और बहुत एंजॉय किया। मुझे नैनीताल आके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया मैंने। आज नैनीताल का बर्थडे, हमने केक भी खाया। वह ये प्रकट करता है कि अगर हमने इस सुंदर पर्यटन स्थल को बचाए रखना है तो संतुलित विकास करते हुए जो अनियंत्रित जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगानी होगी और यहाँ का उचित प्रबंधन यहाँ पर करना होगा। आज नैनीताल का 183वां जन्मदिन है, जिसे पहले मेरे हस्बैंड दीपक बिष्ट मनाया करते थे। कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अब इस कार्यक्रम का आयोजन मैं करती हूँ। पौड़ी में जिला पंचायत के पुराने जर्जर भवन में जिला सूचना विभाग का ऑफिस चल रहा है। अब आलम यह है कि बिल्डिंग कभी भी धराशायी होकर गिर सकती है। ऐसे में सूचना विभाग के अधिकारी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है। दीवारों में पड़ी दरारें अधिकारी कर्मचारियों को डरा रही हैं, जबकि सूचना विभाग के अधिकारी कई बार उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे चुके हैं और ऑफिस को शिफ्ट करने की मांग भी की गई है। भवन जिला पंचायत की संपत्ति है, मतलब उनके भवन में हमारा ये कार्यालय है। तो कार्यालय को बदलने के लिए अभी जिला प्रशासन स्तर पर बात हुई थी, तो सर का जो है सकारात्मक इसमें हमें आश्वासन मिला था। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते दिनों कुछ स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके हैरानी की बात है कि कुछ सालों से यहां की सर्दियां गर्म होने लगी हैं। अब आलम यह है कि हायर हिमालय में भी पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बदला सा नजर आ रहा है। हालात ये है कि जो ओम पर्वत इन दिनों बर्फ से ढका रहता था, वहां अब नाम मात्र की ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूरे अपर हिमालय का है। ऊंचे इलाकों के ज्यादातर पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से अपर हिमालय काला दिख रहा है, तो निचले इलाकों में पारा भी बीते सालों के मुकाबले चढ़ा है। पहाड़ के मौसम में ये तब्दीली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। नतीजा ये है कि लोगों को कई दिक्कतों से तो रूबरू होना ही पड़ रहा है। साथ ही बर्फबारी का पैटर्न बदलने से ग्लेशियरों पर भी असर पड़ रहा है। ओम पर्वत में जैसे स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि पहले तक का, और मैंने भी चित्रों में देखा हुआ है, काफ़ी बर्फ से लकदक ये चोटी रहती थी, तो उतनी बर्फ मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है पर्यटक का और पर्यटन का, तो इन दोनों का सामंजस्य आपस में एक अच्छे तरीके से बैठे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव से खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी पेयजल संकट को भी बुला रही है। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। इन सालों में नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई है। मौसम की ये तब्दीली इंसानों के साथ ही पेड़ पौधों और जानवरों पर भारी पड़ सकती है। यही नहीं, हिमालय रेंज का बदलता मौसम मैदानी इलाकों में भी संकट ला सकता है। इस साल बर्फबारी कम हुई, बारिश कम हुई और इसके परिणाम बहुत ही नकारात्मक होने वाले हैं। एक तो ग्लेशियर का जो पिघलना होगा वो बहुत द्रुत गति से होने वाला है। बहुत जल्दी आप देखने, जैसे समर सीजन शुरू होगा, गर्मियों का सीजन शुरू होगा, उस समय देखना आप फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, पानी की समस्या बनी रहेगी। पहाड़ के मौसम में आई इस तब्दीली की कई वजह हैं, लेकिन जिस तादाद में अपर हिमालय में इंसानी दखल बढ़ा है, उससे ग्लेशियरों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, हायर हिमालय में हो रहे निर्माण कार्य भी आग में घी का काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि हिमालय में आई तब्दीली अब पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दूसरे दिन आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी कुबेर और साथ ही उद्धव की मूर्ति पांडुकेश्वर पहुंची, जहां भक्तों ने डोलियों का भव्य स्वागत किया। शीतकाल में अब पांडुकेश्वर में उद्धव और कुबेर की पूजा अर्चना होगी, जबकि मंगलवार को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो जाएगी और यहीं पर शीतकालीन पूजा होगी। और भगवान बद्रीनाथ जी, खजान जी, कुंवर जी अपने शीतकालीन
स्थल योग ध्यान मंदिर में विराजमान हुए और अब निरंतर शीतकाल में चमोली में इन दिनों मां चंडिका देवी अपने भक्तों को दर्शन के लिए क्षेत्र के भ्रमण पर हैं और इस कठिन यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मां से आशीर्वाद भी लेते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली के सागर गांव की मां चंडिका अपने गर्भगृह से 9 महीने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण पर निकली है, जहां मां अपने भक्तों और विवाहित बेटियों यानी ध्यान को सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद दे रही हैं। 9 महीने तक माता का भ्रमण कार्यक्रम रखा जाता है। चंडिका भी दुर्गा माता का एक स्वरूप है और दुर्गा का ये स्वरूप चंडी रूप में भ्रमण करता है। इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजाएं संपन्न होती है। ये यात्रा काफी कठिन होती है। जब एक हो गए सारा गांव कि भाई होना है तो फिर हम पीछे नहीं हटे। जो भी हुआ तन मन धन और क्षेत्रवासियों ने भी जो है हमारा पूरा सहयोग दिया। जैसे हमारे क्षेत्र है गोपीश्वर, गंगोल गांव, वाड़, देवलदार, मंडल घाटी पूरा हमारा सहयोग के लिए तत्पर तैयार है। ये तो अनुमानित है कम से कम 150 साल हो चुके हैं और हमारे दादा ने भी नहीं देखा। ये देवरा जो है दादा ने भी नहीं देखा है। 15-20 गांव भ्रमण करके और कम से कम 9 माह तक भ्रमण करते रहे। 100 साल के बाद मां चंडिका की डोली अपने क्षेत्रीय भ्रमण पर निकली है। मां चंडिका की डोली बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ और काली मठ के दर्शन करने के साथ ही दूसरे देवी देवताओं के भी दर्शन करेगी और डोली के भ्रमण के दौरान सागर गांव के लोग नंगे पांव इस यात्रा को पूरा करते हैं। बद्री केदार होते हुए हम इस क्षेत्र में जो है केदार और उधर काली मठ होते हुए हम बद्रीनाथ होकर के अभी हम बद्रीनाथ से चलते चलते अभी जोशी मठ भगवान रविग्राम चंडिका माँ के दर्शन, भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन करते हुए मिलन करके अभी हम इस क्षेत्र से घूम रहे हैं और अभी हमारी यात्रा जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष तक जो चलेगी, जो 9 महीने की यात्रा हमारी। मैं इसी यात्रा में 9 महीने के लिए मैया के साथ हूँ और जो हमारे जो गांव में है 70 या 72 परिवार है हमारे गांव में जी। हमारे 70-72 परिवार ने मिल करके मातृशक्ति, नवयुवक दल, बड़े बुजुर्ग सब ने मिलकर ये कदम उठाए हैं। मन में मां चंडिका के प्रति आस्था रखकर सागर गांव के 70 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हैं और गांव की समृद्धि खुशहाली के लिए कामना कर रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और हरिद्वार के क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड आने से लोगों में दहशत फैल गई और जगजीतपुर के रिहायशी कॉलोनी में जंगली हाथियों का एक झुंड गलियों में घूमता हुआ नजर आया। हाथियों के इस झुंड में एक बच्चे समेत कुल 7 हाथी थे। हालांकि इन हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे नुकसान का खतरा बना हुआ है और वन विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। पिथौरागढ़ में इन दिनों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है और इस भर्ती में जाने के लिए सोमवार को यूपी समेत कई राज्यों से हजारों युवा हल्द्वानी पहुंच गए, जिससे बसों की व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। आनन फानन में प्रशासन ने बसों की व्यवस्था की और 50 से ज्यादा बसों को हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया गया। हम लोगों ने करीब 35 से 40 बसें अरेंज करके इनको भेजा है, जिसमें रोडवेज और केमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्राइवेट टैक्सीज को भी कहा गया है किसी तरह से कोई ओवरचार्जिंग नहीं करेगा। तो ये पिथौरागढ़ के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनको अभी तक 39 बसें भेजी जा चुकी हैं और अभी और बसें मंगाई गई हैं। प्राइवेट संस्थाओं की भी और रोडवेज की बसें भेजी जा रही हैं और जो निर्धारित किराया उतना ही लिया जा रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो किराया ज़्यादा लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पिछले 3 दिनों से क्वारब में बंद है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से हाईवे को बंद किया गया है। अब पहाड़ के 3 जिलों की लाइफलाइन थम गई है। यात्रियों को रानीखेत या फिर लमगड़ा से मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है।
भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड सरकार को लेटर लिखा है और अपना 213 करोड़ का बकाया तुरंत देने को कहा। मुख्य सचिव को भेजे गए लेटर में राज्य बनने से अब तक के 91 बिलों का ब्यौरा भेजा गया है। प्राकृतिक आपदाओं से परेशान उत्तराखंड में पिछले 24 सालों में शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा हो जब राहत बचाव कामों के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद न लेनी पड़ी हो। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एयरफोर्स ने जो बकाया धनराशि के बिल भेजे हैं उसमें 15 लाख के 2 बिल 9 नवंबर 2000 के हैं, यानी कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसी दिन 15 लाख की उधारी हो गई थी। इसके अलावा 52 करोड़ 60 लाख के 12 बिल 2013 की आपदा के हैं। 3 करोड़ 20 लाख के बिल वन विभाग के हैं। वन विभाग ने 2021 और 2024 में जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद ली थी। बीते सालों में एयरफोर्स वक्त वक्त पर राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजता रहा, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, एयरफोर्स की उधारी अब 213 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। लगभग 67 करोड़ के आसपास का आपदा से संबंधित है, जिसमें से लगभग 24 करोड़ रुपए का भुगतान हमने कर दिया है और 28 करोड़ रुपए का भुगतान करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, जिसका वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी जो हमारे आपदा से संबंधित है उसका हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। जब वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा तो हम भुगतान कर लेंगे। एक साथ 213 करोड़ के बिलों से राज्य सरकार भी सकते में है। अब बिलों को उनके विभाग भेजकर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, क्योंकि 24 साल के इन बिलों की कईयों को जानकारी तक भी नहीं है। यही नहीं, केंद्र सरकार से बातचीत का रास्ता भी तलाशा जा रहा है ताकि इस भारी भरकम देनदारी को माफ कराया जा सके। ये तो ठीक है कि हमें देना है, लेकिन उसमें ये भी हम एक विकल्प तलाशेंगे, क्या हम अपने सेंटर में जाके इसके लिए हम ये कह सकेंगे साहब ये मानवीय हमारा कल्याण के लिए हमने ये काम किया तो हमें उसका मुक्त किया जाए। दोनों विकल्प हमारे सामने, अभी इसमें बातचीत करेंगे। हालांकि पहले भी एयरफोर्स की तरफ से बिल भेजे जाते रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मगर अब भारी भरकम बिल आने से सरकार के भी होश उड़े हुए हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।